तो पिछली वीडियो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गई थी और हम अपने 7वें पॉइंट पे थे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, एएस स्टडी स्टिमुलेटर चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत आपके लिए इस चैनल द्वारा हम कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो वीडियो लोग कितने लोगों ने देखी है, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते। आपका कुछ नहीं घटता, सिर्फ हमें एक सब्सक्राइब चाहिए, जिससे हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर भी मोटिवेशन आती है और भी ऐसी ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए प्रयास करते हैं। तो देख लीजिए भाई, ये चैनल है हमारा और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं भाई कि भारत में खनिजों की पहली कोर लाइब्रेरी कहाँ है? अकावली गांव झुंझुनू में है। कहाँ है? अकावली गांव झुंझुनू में है। अर्सेनिक चारे के लिए प्रयोग किए जाने वाले पौधे को विषाक्त कर देता है। और अर्सेनिक को कौन अवशोषित कर लेता है? धान का पौधा अर्सेनिक को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। और अर्सेनिक के खाने के कारण क्या हो जाती है भाई? पशुओं की मृत्यु हो जाती है। फ्लोराइड से पत्तियों के सिरों के किनारे हरिमाहीनता आती है। क्या होती है भाई? जो पत्तियों के किनारे हैं उसमें हरा हरा रंग चला जाता है, हरिमाहीनता आती है। आगे देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। में उत्सर्जित गैस MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। कौन सी गैस उत्सर्जित हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस उत्पन्न हुई थी, जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है, डेट याद रखना है, 3 दिसंबर 1984 को। आगे है पार्थेनियम। पार्थेनियम गाजर घास। पार्थेनियम क्या है? एक गाजर घास है पार्थेनियम, गाजर घास है। चर्म रोग, चर्म रोग और दमा उत्पन्न करती है। ठीक है, चर्म रोग और दमा उत्पन्न करती है। दुर्गंध की तीव्रता मापने वाला उपकरण इनोज। दुर्गंध की तीव्रता कौन सा उपकरण मापता है भाई? इनोज मापता है, याद रखना भाई। कागज लुगदी उद्योग से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है भाई? कागज लुगदी उद्योग है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है, याद रखना। मैथिल मरकैप्टन उपयोग होती है। अगर डाई मिथाइल सल्फाइड और डाई मिथाइल डी डाई सल्फाइड उत्पन्न होती हैं। कागज लुगदी उद्योग से कौन कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? कागज लुगदी उद्योग से हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथिल मरकैप्टन, डाई मिथाइल सल्फाइड, डाई मिथाइल डी सल्फाइड उत्पन्न होती हैं। हरित डीजल यूरो 4 का मानक है। हरित डीजल यूरो 4 का मानक है। एसिड रेन का पीएच मान 4.2 से कम होता है। 4.2 से कम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आगे है सिलिका से सिलिकोसिस रोग। एस्बेस्टस से एस्बेस्टिस रोग। सिलिका से सिलिकोसिस, एस्बेस्टस से एस्बेस्टिस रोग होता है। आगे देखेंगे बैग फिल्टर का प्रयोग। एक बैग फिल्टर होता है, उसका प्रयोग 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणों को अलग करने के किया जाता है। जो बैग फिल्टर है उसका प्रयोग 50 माइक्रोमीटर तक छोटे कणा के लिए उपयोग करा जाता है। आगे है साइक्लोन सेप्टर क्या होता है और साइक्लोन कलेक्टर एंड वेट स्क्रबर। देखो ये सारे के सारे जो बैग फिल्टर था वो तो 50 माइक्रोमीटर तो छोटे ने अलग करा था, पर ये 50 माइक्रोमीटर से बड़े कणों को अलग करने के लिए काम आते हैं। साइक्लोन सेप्टर कौन कौन सा भाई? साइक्लोन सेप्टर, साइक्लोन कलेक्टर और वेट स्क्रबर। CNG का मुख्य घटक क्या है भाई? मीथेन है। फ्लाई ऐश कहाँ से उत्पन्न होती है? कोयले से। एशिया का भूरा बादल है, एशिया में एक भूरा बादल फैला हुआ है। एशिया का भूरा 2002 में अधिकांश दक्षिण एशिया में था। एशिया का जो भूरा बादल है वो 2002 में अधिकांश रूप से दक्षिण एशिया में था। इंडोर एयर पोल्यूटेंट का मेन पोल्यूटेंट कौन सा? इंडोर एयर पोल्यूशन का मेन पोल्यूटेंट रेडोन गैस। NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में। ठीक है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री द्वारा लागू किया गया था NCAP 2019 में। साइक्लेटिक कन्वर्टर वाहनों से उत्सर्जित
नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन HCS और में गैस अनिप्रद यौगिक में परिवर्तित करके इन्हें एक उपकरण है भाई, किसमें उपकरण हानिप्रद यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। कौन? कैटालिस्ट कन्वर्टर, कैटालिस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर है, कैटालिस्ट नहीं, कैटालिटिक कन्वर्टर। यह क्या करता है? जो हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कार्बन्स हो गए, उनको हानिप्रद यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। हानिप्रद यौगिक मतलब ऐसे यौगिक होते हैं जिनसे कोई हमें हानि नहीं होती है, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा ये पढ़ लिया एयर पोल्यूशन। अब सोयल पोल्यूशन को देख लेते हैं। मृदा प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं पहले देख ले। बहुत अच्छा भाई, बहुत। देखो सबसे पहले भाई एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग पशुओं में होता है। एंथ्रेक्स रोग किस में होता है भाई? पशुओं में एंथ्रेक्स रोग होता है। हुकवर्म, हुकवर्म भी पशुओं में होता है। तीसरा टेटनस है, अगर अंत जवर है, और दस्त, पेचिश और मैनग्रीन। कौन कौन से रोग होते हैं भाई मृदा प्रदूषण के कारण? मृदा प्रदूषण के कारण एंथ्रेक्स रोग होता है भाई, और हुकवर्म रोग होता है भाई, टेटनस, अंतजवर, दस्त, एम्पेचिस और मैनग्रीन रोग। प्रमुख कीटनाशी या पीड़कनाशी के उदाहरण: कार्बोफ्यूटेन, नाम रखना, कार्बोफ्यूटेन, मेथिल पैराथियन और कोरेट, और ट्राइएंजोफोर्स, ठीक है। कौन है? ट्राइएंजोफोर्स, कार्बोफ्यूटेन और मेथिल पैराथियन और कोरेट, ट्राइएंजा फोर्स से। आगे है, यह चीज याद रखनी कि अनूप वर्मा समिति थी। अनूप वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को बैन कर दिया है। कौन से कीटनाशकों को? 18 कीटनाशकों को। किसकी सिफारिश है? अनूप वर्मा समिति की सिफारिश है। देखो भाई ये सारे के सारे 18 नाम है, और ये 18 नाम याद रखने की इतनी जरूरत भी ना है, सिर्फ इतनी याद रखनी है कि कितने कीटनाशक बैन करे थे। 18 कीटनाशक बैन करे थे, और किसने करे थे? अनूप वर्मा समिति ने बैन करे थे। सिर्फ यह बात याद रखनी है। आगे है लवणता वाली मृदा सुधार हेतु। अगर किसी मृदा में क्या है? लवणता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो उसमें हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, और हमें पाइराइट्स का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। किन का उपयोग करना चाहिए? जिप्सम और पाइराइट्स का उपयोग करना चाहिए। आई बात समझ में आ गई सर। आगे चलते हैं, नॉइस पोल्यूशन देख लेते हैं भाई। नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन में ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। डीबी 0 से शुरू होता है, जो डेसिबल है उसका मापन 0 से शुरू होता है। आगे चलते हैं, WHO के अकॉर्डिंग साउंड का लेवल कितना होना चाहिए देख लेते हैं। अगर दिन में तो साउंड का लेवल 45 डेसिबल होना चाहिए, रात में ये 35 डेसिबल होना चाहिए। 35 डेसिबल, 45 का आंकड़ा है। 45 अपना दिन में होना चाहिए, 45 अपना दिन में होना चाहिए, और भाई 35 अपना रात में होना चाहिए। 35 अपना रात में होना चाहिए। वाह भाई वाह। अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अकॉर्डिंग टू साउंड तीव्रता का स्तर औद्योगिक क्षेत्र में भाई, इंडस्ट्रियल एरिया में भाई मशीन चलेंगे उड़ा तो शोर ज्यादा होगा, तो औद्योगिक क्षेत्र में इसका जो साउंड का स्तर होना चाहिए वो 75 डेसिबल होना चाहिए। 75 डेसिबल कितना होना चाहिए? 75 डेसिबल। और आवासीय क्षेत्रों में संकीर्ण मानक ध्वनि की तीव्रता दिन में 55 dB, पर WHO तो 45 dB बता हुआ है, पर अपने आड़ा जो बोर्ड है ये अपना 55 dB बता हुआ है। श्रवण शक्ति में आरास उत्पन्न करती है भाई। 90 dB की साउंड भाई सुनने की शक्ति में क्या कर है? आरास। विशाल काय अरे पौधे को ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाले स्थानों में लगाया जाता है, क्योंकि ये ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं भाई। और इन पौधों को ग्रीन मफलर कहा जाता है। ग्रीन मफलर क्या है? अरे मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये ग्रीन मफलर होती क्या चीज़ है? ग्रीन मफलर हुआ अगर भाई की शोर सार वाला इलाका ना, वो घने पेड़ ला देंगे और वह पेड़ ना आवाज ना अवशोषित कर लेंगे, ठीक है भाई। तेज ध्वनि के कारण क्या हो सकता है? तेज ध्वनि के कारण नींद में समस्या आती है, और इससे मेलाटोनिन का निर्माण होता है। और मेलाटोनिन के निर्माण
निर्माण में क्या डलती है, बाधा डलती है भाई, बाधा डलती है मेलाटोनिन के निर्माण में, जिससे इम्यूनिटी कमजोर होती है भाई। आगे है कि मानक ध्वनि का स्तर कितना भाई, शांत, शांत, इसको शांत बोला जाता है जब 50 दिन में 50 होना चाहिए और नाइट में 40 होना चाहिए। और 55 dB आवासीय क्षेत्रों में, आवासीय क्षेत्रों में 55 और 45, 55 और 45 कितना होना चाहिए, 55 और 45। और WHO के अनुसार, WHO के अनुसार दिन में 45 था, अरे रात में 35 था। ठीक है, आगे चलेंगे वाणिज्यिक क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 और 55 है, 65 और 55 किसमें, वाणिज्यिक क्षेत्र में। औद्योगिक में 75 और 70 है। रात ने दिन में 75, रात ने 70, कुछ घना फर्क साधना देखने में मिलता। ठीक है, शांत क्षेत्र में 50 और 40, और आवासीय में 55 और 45, वाणिज्य में 65 और 55 है भाई। ये रट लो कसूत्रिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई याद होंगे। ठीक है, अगर आपने इन नोट्स की PDF चाहिए ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी PDF चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको PDF नहीं मिलने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे और तो नीचे आपका लिंक, सब्सक्राइब करे पास आपका लिंक एक्टिवेट होगा। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे रखा है ना, लिंक दे रखा है ना डिस्क्रिप्शन में, उस वो जब एक्टिवेट होगा, जब तुम ना सब्सक्राइब करोगे चैनल को, सब्सक्राइब करे पाछे आप चैनल पर जाओगे और तो उड़ा PDF आपने बिल्कुल फ्री पा जाएगी, बिल्कुल फ्री PDF आपने उड़ा पा जाएगी। ठीक है जी, तो देखते हैं भाई रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन। अब आते हैं भाई रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन के बारे में। रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरणों से होने वाला प्रदूषण है भाई। रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना भाई, क्या करते रहे अगर भाई, विकिरण छोड़ते रहे अगर, विकिरण छोड़ते रहे अगर। आगे देखेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं भाई। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं भाई थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। कौन कौन से होते हैं भाई, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। एक बार फिर से देखेंगे, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम होते हैं। आगे है यूनिट टू मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन। रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन को किस में मापा जाता है भाई, रोंटजन में मापा जाता है। क्या में मापा जाता है भाई, रोंटजन में मापा जाता है। और इसे रैम भी कहते हैं, इसे रैम भी कहते हैं। 20 रैम तक विकिरण जीवधारियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाती भाई। 20 रैम तक, कितने रैम तक भाई, 20 रैम तक, 20 रैम तक भाई। अगर ये विकिरण है ना, अगर ये 20 रैम तक विकिरण है ना, जीवधारियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाती, पर इससे ज्यादा होगी तो वह घातक हो सकती है भाई। रेडियो एक्टिविटी पदार्थों से ब्लड कैंसर होता है, यह रक्त के संचार को प्रभावित करता है और कैंसर बनाता है, ब्लड कैंसर। भाई एक बार एक घटना तुमने बेरा होगी कि चेरनोबिल घटना, चेरनोबिल घटना क्या थी, चेरनोबिल जंग है यूक्रेन में। वो जब भोपाल गैस त्रासदी हुई, भोपाल गैस त्रासदी 1983 में हुई, तो उसके 2 साल बाद 1986 में यह त्रासदी होगी थी। इसमें क्या हुआ था, परमाणु केंद्र में विस्फोट हो गया था भाई। आगे चलेंगे, पर हिरोशिमा और नागासाकी का नाम भी जरूर आओ, क्योंकि उड़ा परमाणु बम फेंका था और आज तक उसकी विकिरण लग रहे हैं। तो ये 6 अगस्त, 9 अगस्त 1945 है। ठीक है, 6 अगस्त ने हिरोशिमा पे और 9 अगस्त ने अपना नागासाकी पे 1945 में बम फेंक दिया था। अगर भाई इनकी, अगर तुमने, अगर कितने विकर्ण है तो कौन सी गोली खानी चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड की गोली खानी चाहिए। कौन सी गोली खानी चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड की गोली खानी चाहिए भाई। ठीक है भाई, आगे चलेंगे भाई ओजोन परत। मैं बता रहा हूँ ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनर का यहाँ से। और यहाँ से अगर आप इसको देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होने वाला है। ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। ओजोन लेयर किस में पाई जाती है भाई, समताप मंडल में पाई जाती है। इसके बाद आपको इसकी लेयर भी याद कराऊंगा, अगला टॉपिक है ओजोन लेयर ही करा देता हूं आपको। तो ओजोन लेयर की पाई जाया रहा है, समताप मंडल में पाई जाया रहा है, और यह 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की हाइट पर देखने में मिल रहा है। ओजोन लेयर की रूप में मतलब 10 तक 50 किलोमीटर की, सर्वाधिक रूप इसका 15 तक 30 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। पर हाइट, इसकी हाइट है, ओजोन लेयर की हाइट पूछी है, ओजोन लेयर की हाइट 10 से लेकर 50 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की 50 किलोमीटर। ठीक है, अगर सर्वाधिक रूप 15 किलोमीटर तक 30 किलोमीटर के मध्य देखने मिले है। अगर सूर्य की पराबैंगनी किरणें यूवी रेत से अपनी रक्षा करती है भाई।
ओजोन का निर्माण किससे होता है भाई? ओजोन का निर्माण यूवी रेस पराबैंगनी किरणों से ही होता है। समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जा है। समताप में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के अनुसार बदलती है भाई। ओजोन परत की मोटाई किसके अनुसार बदलती है? मौसम के अनुसार। यह ज्यादा बसंत ऋतु में देखने को मिलती है, ज्यादा बसंत ऋतु में और कम वर्षा ऋतु में देखने को मिलती है। ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में और कम वर्षा ऋतु में। भारत में ओजोन की सर्वाधिक मोटाई श्रीनगर में है। ओजोन की सर्वाधिक मोटाई की तबाही श्रीनगर में है, और सबसे कम मोटाई त्रिवेंद्रम में है, और सब में कम मोटाई की तबाही त्रिवेंद्रम में है। ओजोन की सबसे ज्यादा मोटाई बसंत ऋतु में देखने को मिल रहा है, और सबसे कम है वर्षा ऋतु में, और सबसे अधिक सर्वाधिक मोटाई श्रीनगर में है, और सब में कम मोटाई त्रिवेंद्रम में है। ओजोन लेयर को मापा जाता है डॉप्सन इकाई में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ओजोन लेयर को किस में मापा जाता है? ओजोन लेयर को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 100 डॉप्सन होते हैं। 1 मिलीमीटर में कितने डॉप्सन होते हैं? 100 डॉप्सन होते हैं। आगे चलेंगे। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। सुबह 8 बजे तक ओजोन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, पर 6 बजे तक इसकी मात्रा घटती चली जाएगी। ठीक है। और देखेंगे ओजोन को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एरोसोल के AC मतलब एशियम है, और AC तो एरोसोल कैन भी हो सकती हैं, और रेफ्रिजरेटर में भी मिला है। अन्य ओजोन ओजोन हानिकारक है, जो रिक्तिकारक है, हेलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन के रिक्तिकारक है। मतलब वे अन्य ओजोन के रिक्ति कारक कौन से हैं? ओजोन के कारक कौन कौन से दूसरे हैं? एक का नाम है हेलांस, एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। हेलांस टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स टेट्राक्लोराइड। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या भाई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ये 1987 में। अब देखो ऐसे इसको ऐसे क्या रखोगे? देखो मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल इस लगा जो मारा है। अब किसको मारते हैं भाई? मारते किसको हैं? जो आपको सता रहा है। 87 87 तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में था कि CFC, हेलाउंस और कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्पादन पर रोक लगाना, जो कि अपने दिए थे ना, जो अन्य ओजोन रिक्ति कारक है, जो ओजोन को रिक्त करते हैं मतलब खत्म करते हैं, वे थे अपने एलांस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक अपनी CFC तो है ही है। देखो हेलोन गैस का जीवन काल कितना होता है भाई? हेलोन गैस का जीवन काल 65 वर्ष का होता है। अमेरिका मिलिट्री द्वारा दूसरे वर्ल्ड वॉर में अग्निशमन के लिए किया गया था, अग्निशमन के लिए इसका प्रयोग किया गया था एलोन गैस का, और इसका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। आगे है OFS। OFS क्या है? ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस। ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस कौन सा? देखो CFC और H लग गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। और HBFC, HFC 134 है। बस आपको ना याद आ जाएगा, आप सिर्फ ये याद रखना, FCFC याद रख लेना, जिसमें FCFC है ना वो हाइड्रोजन फ्रेंडली सब्सटेंस है। HFC 134 है और HBFC। ठीक है भाई। आगे ओजोन से होने वाले रोग और देख लेते हैं। ओजोन से किस प्रकार के रोग होते हैं भाई? जब पराबैंगनी किरणें आएंगी तो वो भाई बस स्किन कैंसर देवेंगी भाई, खांसी व सीने में दर्द होगा भाई, आंखों के रोग उत्पन्न होंगे। कौन से होंगे? आंखों के रोग। आप तो मैंने एक बात कह रहा कि अपने ओजोन में ना एक होल हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक होल हो रहा है। और ये होल हो कित रहा है भाई? अंटार्कटिका में हो रहा है भाई। ये होल कित हो रहा है? अंटार्कटिका में हो रहा है। और ये 1980 में खोजा गया था। 1980 में कैसे याद रखोगे? देखो 80 में क्या है? देखो 8 में 1 2 2 होल हैं, 0 में ये होल है, तो 80 नंबर याद रख लेना। ओजोन का होल कहाँ कब खोजा गया? 1980 में। और किसने खोजा था? ब्रिटिश साइंटिस्टों ने खोजा था। टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रम डिवाइस की हेल्प से। कौन सा डिवाइस की हेल्प से खोजा था? तो वो डिवाइस था अपना टोटल ओजोन मैपिंग
स्पेक्ट्रम डिवाइस, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रम डिवाइस। ठीक है, आगे चलेंगे। ध्रुवों पर ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। ठीक है, ध्रुवों पर जो ओजोन का निर्माण है वो धीमी गति से होता है। आई बात समझ में आ गई? ठीक है, सन से आने वाली हानिकारक किरणों से स्किन कैंसर होता है, जिसको मेल मोलोनोमा कहा जाता है। क्या होता है? मोलोनोमा कहा जाता है। ठीक है, सन से कोई भाई की विकिरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं भाई, ए और बी, यूवी ए रेज, यूवी बी और यूवी सी। जो यूवी ए और बी रेज है ना, जो यूवी ए और बी रेज हैं, कौन कौन सी? यूवी ए और बी, ये त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालती है, और यूवीसी पृथ्वी तक पहुंचती नहीं, यूवीसी पहुंचती नहीं है, और ए भी त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। आगे देखेंगे, ओजोन से रिलेटेड समझौते, सम्मेलन व प्रोटोकॉल। ठीक है, वियना वीना वीना सम्मेलन 1985। अब मैंने ऐसे याद किया, ऐसे किया था भाई। एक वीना है भाई, वीना नाम की छोरी है, वियना नाम की छोरी है, और वह काम नहीं कर कला रही, तो उसका सर के करा, उसके डंडे मारा है, और वह हाथ न जब पीछे कर ले, आठ न याद करेंगे, हाथ हाथ न पांच तक कर ले पीछे, हाथ न जब के कर ले पीछे कर ले है। तो 1985 में अपना वियना सम्मेलन हुआ था। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हुआ था भाई, यूएनईपी। ठीक है, ओजोन शरण, ओजोन शरण, ओजोन शरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रथम प्रयास था भाई। ओजोन शरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, मतलब ओजोन को बचाने हेतु ये पहला प्रयास था भाई, वियना सम्मेलन। आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, उन्हें पढ़ाया था, इसमें गैसा पर रोक लाई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में सताव है जब मार दिया। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता 16 सितंबर को हस्तांतरित हुआ। एम क्या था? ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करना, ओजोन शरण पर रोक लगाना। लागू हुआ था 1 जनवरी 1989 में। फिर भाई आया था भाई क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्योटो से याद रख लो क्यूट, क्योटो से याद रख लो क्यूट, 92 से याद रखो बहन। आपकी बहन कैसी है? हमारी प्यारी प्यारी बहन बहुत क्यूट है, तो हमारी बहन क्या है? क्यूट है। तो भाई क्यूट से याद रखो, क्योटो से याद रखो क्यूट, और 1992 बिल्कुल आसानी से याद आ जाएगा। और ये क्योटो प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया, और यूएन की पहल से जापान के क्योटो शहर में हुआ था। ये क्योटो शहर की तो भाई जापान में है, क्योटो शहर की तो जापान में है। तो भाई अपने ओजोन से रिलेटेड समझौते व सम्मेलन व प्रोटोकॉल में शामिल अपना वियना सम्मेलन, और कौन सा है? और इसमें अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और है क्योटो प्रोटोकॉल। ये पढ़ेंगे भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट याद तभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सके। ये भी ग्रीन हाउस क्या है? ए बिल्डिंग विद ग्लास वॉल्स एंड ग्लास। ठीक है, ग्लास वॉल्स एक ऐसी बिल्डिंग जो ग्लास की वॉल से बनी होती है। ठीक है, जैसे कि आप देखो कि पोली फार्म आपने देखे होंगे खेतों में। ठीक है, वहाँ पे क्या नेचुरल एक क्लाइमेट इन्वायरमेंट किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन को बोया जाता है। वो भी हमारा ग्रीन हाउस का एक उदाहरण है। ठीक है, आप देखेंगे कि क्लियर ग्लास अलाउ सनलाइट टू शाइन इन द ग्रीन हाउस। जो अपना ग्लास है, जो शीशा है, वो सनलाइट को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अपने अंदर सूर्य की गर्मी को इकट्ठा कर लेता है, और उसे बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, जिससे सनलाइट की हीट ना ट्रैप हो जाती है अंदर। ठीक है, यूज ऑफ ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस का उपयोग किस लिए किया जाता है? इट्स कीप द प्लांट्स वार्म एट हाइट विंटर विंटर एज वेल। ठीक है, मतलब प्लांट्स को वार्म रखने के लिए पॉलीफॉर्मिस का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, हेल्प द प्लांट्स दैट आर सेंसिटिव टुवर्ड्स लो टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे प्लांट जो लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। देखिए, जैसे कि अपनी ये अर्थ है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो सूर्य की गर्मी इसके अंदर जाएगी, गर्मी तो अंदर जाएगी पर इसके बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो निकलेगी, पूरी तो है नहीं। अगर पूरी अंदर के अंदर रह गई तो हम गर्मी में ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते ग्रीन हाउस इफेक्ट।
द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ की सरफेस को क्या रखती है, वार्म रखती है। थ्री काइंड ऑफ रेज, थ्री काइंड ऑफ रेज होती हैं, तीन काइंड ऑफ की रेज हैं जो अपनी अर्थ सरफेस की ओर पहुंचती हैं। तो वे कौन कौन सी रेज हैं, तो वह अपनी एक तो अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड। ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ये ओजोन लेयर द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है, इसे पहुंचने नहीं दिया जाता। विजिबल एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, विजिबल अर्थ सरफेस के द्वारा ऑब्जॉर्व कर ली जाती। इंफ्रारेड, सम गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब एंड इंटरमिट्स है। तो ये है इंफ्रारेड, कुछ तय एब्जॉर्ब कर ली जा है, कुछ तय एब्जॉर्ब कर ली जा है, और कुछ रिमिट्स मतलब दोबारा के दोबारा इन्हें अपने उसमें भेज दिया जा है। ठीक है, वापिस भेज दिया जाता है। ग्रीन हाउस की गैसें, जो क्वेश्चन बनता है ना वो यहाँ से बनता है, ग्रीन हाउस की गैसेज से ही क्वेश्चन बनता है। और पीछे का एग्जाम भी आप देख सकते हैं भाई, एच टेट का हो, यूपी टेट का हो, सी टेट का हो, जो भी एग्जाम है ना वो यहाँ से क्वेश्चन बना ही बना है। तो ग्रीन हाउस गैस को देखना है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल याद रखना। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मीथेन CH4 है, CH4 है, मीथेन भी हमारी क्या है, वो ग्रीन हाउस गैस है। उसके बारे में नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तो है ही। आगे ओजोन O3, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन भी है, सल्फर एक्सा फ्लोराइड भी है, और ट्राईफ्लोरोमिथाइल सल्फर पेंटाफ्लोराइड भी है। तो कौन कौन सी हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, हमारी ग्रीन हाउस गैसें भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और भाई है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, हाइड्रोजन फ्लो HFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ट्राईफ्लोरोमिथाइल सल्फर पेंटाफ्लोराइड। ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनको याद रख ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैंने आपके लिए फ्री PDF है, बिल्कुल फ्री PDF आपको दे दिया है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, और तभी अगर बिना सब्सक्राइब करके जाओगे तो लिंक खुले ही नहींगा। ठीक है, तो जल्दी से जाके देख लो। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि कौन कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ट्राईफ्लोरोमिथाइल सल्फर पेंटाफ्लोराइड। स्ट्रेंथ ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट और देख लेते हैं। ये टॉपिक आपको कोई नहीं कराएगा, और इतना डीप में तो कोई नहीं कराएगा। ठीक है, आगे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है। ए मेजर ऑफ रेडियो एक्टिव इफेक्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ गैस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये एक मापक है जिसमें रेडिएटिव इफेक्ट देखा जाता है किसी भी गैस का किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, एक्सप्रेस रिलेटिव टू द रेडिएटिव इफेक्ट ऑफ CO2। और इसे किसके किसके रिलेट में एक्सप्रेस किया जाता है, ये CO2 गैस की रिलेट में इसे एक्सप्रेस किया जाता है। एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम क्या चीज़ होती है, मेजर हाउ लॉन्ग द गैस स्टेज इन द इन्वायरमेंट बिफोर नेचुरल प्रोसेस रिमूव्ड। मतलब इसमें यह देखा जाता है कि कितने लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में कोई गैस रहती है जब तक वह नेचुरल तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती। एक गैस विद ए लॉन्ग टाइम कैन एक्सर्ट मोर वार्मिंग इन्फ्लुएंस देन ए गैस विद ए शॉर्ट लाइफ टाइम। मतलब कि लंबे समय तक भाई गैस रहेगी तो ये क्या करेगी, बहुत मतलब वार्म करेगी धरती को, मतलब गर्म करेगी, और इसका इन्फ्लुएंस बहुत लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, कंजप्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज कंजप्शन ऑफ, देखो गैस, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, जबकि एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम 100 से 1000 है। CH3 का 25 है और ये 12 है।
N2O का 298 है, 114 है। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ये मैंने एक हाई लेवल करा दिया है। अगर आपको याद होता है तो कर लीजिए, नहीं तो अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा ना कि ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो आपका बस सिर्फ यहाँ से आएगा, बिल्कुल यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको गैसे याद रखनी है। ठीक है, आई बात समझ में आ गई जी। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई आपका बायो जियोकेमिकल साइकिल्स एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। भाई यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है भाई, और ये क्वेश्चन तो भाई हरियाणा जेबीटी के पेपर में भी पूछा गया था भाई। यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, पर बायो जियोकेमिकल साइकिल से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको पढ़नी होती है भाई, कौन कौन से साइकिल पढ़नी होती है भाई। साइकिल आपको पढ़नी होती है, कार्बन साइकिल पढ़नी होती है, नाइट्रोजन सल्फर साइकिल, ये सारी साइकिल आपको पढ़नी होती है। ठीक है, और ये इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक होता है, वैसे आसान टॉपिक होता है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं होता है। अभी करा देते हैं इसको आसान अच्छे तरीके से। मैंने देखो बेशक नोट्स थोड़े से इनमें राइटिंग ख़राब आ गई है, क्योंकि आप ये देखो ना, मैंने 2 दिन में तैयार किए हैं सारे नोट्स, 2 दिन में तैयार किए हैं पूरे के पूरे। इतने पेपर को एनालिसिस करा है, हच टेट के पेपर को, यूपी टेट के पेपर को, सी टेट तो हमारा एनालिसिस करा है, मतलब हर एक चीज़ को एनालिसिस करके बनाया गया है। तो हाल ही में भी हरियाणा जेबीटी का पेपर हुआ था प्राइमरी टीचर के लिए, उसको भी एनालिसिस किया है। तो 2 दिन में नोट्सों को तैयार किया है, तो बहुत अच्छे नोट्स आपको लगेंगे। देखें तो बायो जियोकेमिकल साइकिल एंड न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है। जैव मंडल में न्यूट्रिएंट कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं, मतलब इनका एक साइकिल होता है और अनंत काल तक उपस्थित रहते हैं। देखो भाई, जैसे कि देखो क्या होता है, जैसे कि प्लांट है, प्लांट्स को एनिमल खाते हैं, एनिमल फिर बाद में मर जाओ, उनकी डेथ हो जाती है, फिर उनसे क्या होता है CO2 गैस उत्पन्न होती है, फिर वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। ऐसे ही एक साइकिल बना रहता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल जैव मंडल में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल कितने प्रकार का होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल हमें कितने प्रकार का देखने को मिलता है, 2 प्रकार का, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो गैसियस साइकिल डिस्कस करेंगे, बाद में सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस मतलब गैस होंगी, सेडिमेंटर मतलब इसमें न्यूट्रिएंट होंगे, सल्फर फॉस्फोरस मतलब इसमें मटेरियल होंगे। ठीक है, अपने कार्बन और नाइट्रोजन वायुमंडल में स्थित है और सल्फर और फॉस्फोर धरती के पटल पर स्थित है, मतलब धरती पर स्थित है। कार्बन साइकिल देख लेते हैं। कार्बन साइकिल हम देखते हैं, सजीव के शुष्क भार का 49% कार्बन होता है। भाई जो अपना जो शरीर है उसका 49% कार्बन है। 71% कार्बन विलय के रूप में सागरीय जल में उपस्थित है। 71% जो पूरा सजीव जीव भार है ना, जितने भी आदमी हैं उनमें 49% कार्बन है, और जो बाकी 71% कार्बन है वो ना समुद्र में उपस्थित है। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03% है। 0.03%, कितना बड़ा पैन हो गया, कितनी मात्रा है, 0.03% मात्रा है। ठीक है, वो देखो भैया एक थोड़ा सा रफ चार्ट सा बनाया है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। देखो वायुमंडल में CO2 होती है भाई, वायुमंडल में क्या होती है, CO2 होती है, और CO2 को प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप लेते हैं भाई, पादप शोषण करते हैं तो फिर CO2 वायुमंडल में चली जाती है भाई, फिर पादप फिर जंतु लेते हैं, फिर शोषण के द्वारा होती है भाई, फिर पादप को मृत पादप भी खाते हैं। मृत पादप कौन से होता है, जैसे कि कोयला होता है ना भाई मृत पादप है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब लकड़ियों को दाब व ताप से गर्म किया जाता है ना, तब कोयले का निर्माण होता है, और कोयले के दहन से फिर CO2 उत्पन्न होती है, फिर वायुमंडल में चल जाती है भाई। ठीक है, फिर जंतु भी मर जाते हैं, फिर उनका अपघटन होता है, फिर CO2 बन जाती है। मतलब कहने की बात है कि एक चक्कर सा बना रहता है, क्या बनाता रहता है, एक चक्कर सा बना रहता है।
मतलब वायुमंडल से ही CO2 आई और फिर वायुमंडल में चली गई। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल देखो, नाइट्रोजन के बिना जड़ों या पौधों का विकास होना रुक जाता है, क्योंकि पौधों में नाइट्रोजन कौन देता है? पौधों में नाइट्रोजन देता है फलीदार पौधों में एक जीवाणु होता है राइबोजियम नाम का। ठीक है, आगे देखेंगे, नाइट्रोजन का चक्कर देख लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का चक्कर, नाइट्रोजन के क्या चरण होते हैं? नाइट्रोजन के चरण में सबसे पहले नाइट्रोजन स्थितीकरण होता है। याद रखना है, इनको क्रमानुसार ही याद रखना है। नाइट्रोजन का स्थितीकरण जिसे फ्रिक्सेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में फ्रिक्सेशन बोलते हैं। फिर नाइट्रोजन का स्वांगीकरण होता है, पहला स्थितीकरण फिर स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। ये एसिमिलेशन आपका CDP वाला एसिमिलेशन नहीं है, ये अलग है। फिर उसका अमोनीकरण होता है, क्या होता है उसका? अमोनीकरण होता है, एमोनिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। फिर उसका नाइट्रीकरण होता है, जिसे नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। फिर विनाइट्रीकरण, ठीक है, डिनाइट्रिफिकेशन होता है। तो कौन कौन से चरण होते हैं, इन चरण को याद रखना है। सबसे पहला उसका नाइट्रोजन का स्थितीकरण, फिर सर्वांगीकरण, स्थितीकरण, सर्वांगीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। ठीक है, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन का स्थितीकरण, नाइट्रोजन का फ्रिक्सेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन का फ्रिक्सेशन हम देखेंगे सबसे पहले। जानवर व पादप, जानवर व पादप पर्यावरण की नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। यद्यपि नाइट्रोजन DNA, RNA, यूरिया, प्रोटीन आदि का अंग है। ठीक है, यदि नाइट्रोजन DNA, RNA, प्रोटीन आदि का अंग है, अतः नाइट्रोजन को अन्य उपयोगी रासायनिक यौगिकों में बदलने की आवश्यकता होती है। मतलब नाइट्रोजन को अन्य यौगिकों में बदला जाता है, सीधे प्रयोग नहीं करते। और ये जो परिवर्तन करने का काम करता है एक बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। देखो कि ये हमारे नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या करा, इसका एक फलीदार पौधा होता है, उसने इसको अमोनिया में तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया? अमोनिया में, और अमोनियम में तोड़ देता है। तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन को किस में तोड़ देता है? ये याद रखना है, नाइट्रोजन को अमोनियम में तोड़ देता है। किस में? अमोनिया में। आइवा समझ में। और एक और जीवाणु है डाइजोट्राप। कौन है? डाइजोट्राप और राइजोबियम। ये फलीदार पौधे हैं जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में तोड़ देते हैं। फिर भाई क्या होता है? फिर नाइट्रीकरण होता है। क्या होता है? नाइट्रीकरण। ठीक है, तो मैंने बस सीक्वेंस गलत याद करवा दी। ये बस सिर्फ ऐसा याद रख सकते हो, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस यही है। पहले क्या हुआ? स्थितीकरण हुआ। क्या हुआ? पहले स्थितीकरण हुआ, फिर उसका क्या हुआ? नाइट्रीकरण हुआ। नाइट्रीकरण, इस प्रक्रम में अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन का निर्माण होता है, क्योंकि अमोनिया काफ़ी जीवों के लिए जहरीली होती है। मतलब अमोनिया भाई काफ़ी जीवों के लिए क्या होती है भाई? जहरीली। फिर इसको किस में बदलना पड़ेगा भाई? इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या होता है? देखो ये हमारी क्या है? अमोनियम है, अमोनिया है, इसको का नाइट्रिकेशन होता है। ठीक है, तो इसका नाइट्रिफिकेशन कैसे होता है? इनमें नाइट्रोसोमानस और नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में, नाइट्रोसोमानस और नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में टूट जाता है। नाइट्रेट और नाइट्रेट में, क्योंकि जहरीले होने के कारण ऑक्सीडेशन से किस में टूट जाता है? नाइट्रेट में। बिजली कड़कने के कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस किस में परिवर्तित हो जाती है? नाइट्रोजन गैस अमोनिया में व नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है।
फिर नाइट्रोजन का सर्वांगीकरण होता है। नाइट्रोजन के सर्वांगीकरण में क्या होता है, अब अमोनिया व अमोनियम व नाइट्राइट व नाइट्रेट में पादपों द्वारा मिट्टी के ऊपर ले जाती है, जिसके बाद में पादप जंतुओं को प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो फिर वाक्य होती है भाई वह ये पादप इन के कर लिए अवशोषित कर ले हैं। सर्वांगीकरण मतलब जो अपना ये बना है, क्या बना, नाइट्रेट, ये अपना पादप में चला रहा है। उसके बाद है अपना अमोनियाकरण। अमोनियाकरण में क्या होता है, जीव जंतुओं का अपशिष्ट जब ये मिट्टी में मिलते हैं भाई, जब जीव जंतु हैं भाई उनका अपशिष्ट जब मिट्टी मिल जाए तो कुछ फंगी और बैक्टीरिया उन्हें पुनः अमोनिया में बदलते हैं, फिर वह पुनः अमोनिया में बदल जाए। विनाइट्रीकरण क्या, बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में बदल देना। विनाइट्रीकरण क्या है नाइट्रेट का पुनः नाइट्रोजन में। और भाई जो नाइट्रेट है जो पेड़ में गया है, पौधे में गया है, फिर वे पौधे मरे भींगे तो वह फिर मिट्टी मिल जाएंगे, फिर उनका अमोनिया बदल जाना, अमोनियाकरण कहलाता है। यह था अपना नाइट्रोजन सर्कल भाई। और ऑक्सीजन सर्कल तो सबने बेरा ही होगा। ऑक्सीजन सल्फर कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इतनी याद करना 21% क्या होती है भाई, ऑक्सीजन होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया याद कर लो भाई। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जब कार्बन के 6 एटम, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 एटम और जल के 6 एटम मिलेंगे, कार्बन के भी 6 एटम और जल के भी 6 एटम सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज का निर्माण कर देंगे C6H2O6। किसका निर्माण, ग्लूकोज का C6H2O6। और 6 एटम पानी के अलग हो जाते हैं, कितने, सॉरी 6 एटम ऑक्सीजन के अलग हो जाते हैं। बस ये याद करना है, किसकी प्रेजेंस में होता है, सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल के प्रकाश में ग्लूकोज, और ऑक्सीजन के कितने एटम, 6 एटम। सबसे पहले वाटर साइकिल कैसे होता है भाई, सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, फिर कंडेंसेशन, पानी उड़ जाता है बामण का, फिर वर्षा आ जाती है भाई, ऐसे वाटर साइकिल चलता है। सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल देख लेते हैं भाई। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल में है भाई फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की खोज किसने करी थी भाई, भाई सब तब बड़ी चीज़ है भाई, फॉस्फोरस की खोज किसने करी थी, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉस्फोरस की खोज करने वाले थे हैनिंग ब्रैंड। हैनिंग ब्रैंड ने फॉस्फोरस की खोज करी थी। फॉस्फोरस वेरी रिएक्टिव एंड कैच फायर इन एयर, तो भाई ये वेरी रिएक्टिव होता है और हवा में ही आग पकड़ लेता है, इसलिए हम इसे पानी में रखते हैं, इसलिए फॉस्फोरस को पानी में रखते हैं। और फॉस्फोरस के लिए हेल्पफुल है, बोन के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, और न्यूक्लिक एसिड के लिए, जो अपनी सेल होती है इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके लिए कैसा होता है, ये लाभदायक होता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा रफ चित्र मैंने बना दिया है, थोड़ा सा रफ है भाई, वैसे तो पूरा रफ है। देखो ये क्या हो गया अपने प्लांट, क्या हो गया अपने, ये हो गया अपने बादल हो गए, ये क्या हो गया बादल, बादल से पानी आएगा, ये पहाड़ है, पहाड़ में रोक में होता है फॉस्फोरस से, फिर फॉस्फोरस से क्या छोटी छोटी मिट्टी बनेगी, मिट्टी तो फिर प्लांटम चला जाएगा, और कुछ फॉस्फोरस अपना पानी में भी चला जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस इन एनिमल, फॉस्फोरस जो एनिमल में होता है न्यूक्लिक एसिड में, एडीपी में और एटीपी में। ठीक है, एटीपी क्या होती है भाई, सेल की एनर्जी की यूनिट होती है भाई। यह कोशिका विभाजन, श्वसन, कार्बोहाइड्रेट तथा फलों के पकने जैसी जैविक क्रिया में महत्वपूर्ण है। ठीक है, फोस फलों के पकने में कौन महत्वपूर्ण है भाई, बता देना है आपने कि फॉस्फोरस। सल्फर साइकिल, यह पाया जाता है कि सोयल और सेडिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ सल्फर्स, सल के सल्फाइड्स एंड ऑर्गेनिक सल्फर, मतलब कि जो सोयल एंड सेडिमेंट्स होते हैं वह सल्फेट्स की और सल्फाइड्स के ही फॉर्म में होते हैं। द सल्फर साइकिल इज मोस्टली सेडिमेंट्री एक्सेप्ट टू ऑफ इट्स कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2 का। ठीक है, मतलब ये जो है ना द सल्फर साइकिल जो मोस्टली क्या होती है, मोस्टली सेडिमेंट्री होता है, किस किस को छोड़ के, हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड को और सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़ के। समझ में आई बात, ओके। तो भाई
यहाँ से हमने वाटर साइकिल सॉरी जो भी अपनी बायो जियोकेमिकल साइकिल थी वे अपनी कंप्लीट होती है। इससे अगला टॉपिक मैं आपको कराता हूँ। इससे अगला जो टॉपिक आप देखोगे वो देखोगे वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई देख लेते हैं भाई, वायुमंडल की संरचना तथा परतों के नाम। वायुमंडल की परतें एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो वायुमंडल की कितनी परतें हैं भाई? पांच परतें हैं। सबसे पहला परत है भाई अक्षोभ मंडल। कौन सी? अक्षोभ मंडल। दूसरी समताप मंडल। समताप मंडल में ये ओजोन गैस पाई जाती है। तो बताइए कमेंट करके, वाटर वेपर हमारी ओजोन गैस है या नहीं है? सॉरी, ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है? फिर आती है मध्य मंडल। देखो सभी के मध्य मतलब मध्य मंडल। फिर आयन मंडल, फिर बरी मंडल। आसानी से याद हो जाएंगी सारी की सारी। सबसे पहली शोभ मंडल, शोभ के बाद समताप, शोभ के बाद समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल, बरी मंडल। कौन कौन सी है दोबारा देखे? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बरी मंडल। तो बारी बारी सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे शोभ मंडल। इसको क्या कहा जाता है? इसको अधोमंडल भी कहा जाता है। सौर मंडल को क्या कहा जाता है? सौर मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है और इसे समवहन मंडल भी कहा जाता है। क्योंकि देखो इसमें मौसमी परिवर्तन सौर मंडल में ही होते हैं। मौसमी परिवर्तन सौर मंडल में ही होते हैं। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कितने तक है? 0 से 18 किलोमीटर तक है। बादल, आंधी, वर्षा सभी इसमें होते हैं। सामान्य ताप पतन है। सामान्य ताप रहता है भाई इसमें। सौर मंडल क्या भाई? सौर मंडल में, सौर मंडल को अधोमंडल कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं। बादल, आंधी एवं वर्षा यहीं में होती है। इसकी ऊंचाई दरअसल से 0 से 18 किलोमीटर है। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। बस सौरमंडल में इतना याद रखना है। उसके बाद याद रखेंगे समताप मंडल। यह वह है जिसमें अपनी ओजोन गैस पाई जाती है और ये अपनी कितने तक है? 18 से 50 किलोमीटर है। और इसका विस्तार हमने कितना पढ़ा था? 15 से 30 किलोमीटर है। और इसकी हाइट हमने कितनी पढ़ी थी? हाइट, हाइट पढ़ी थी 10 10 कितनी पड़ी थी? 10 से 18 किलोमीटर इसकी हाइट थी भाई। ठीक है, 10 से 18 किलोमीटर की हाइट पर थी या ओजोन गैस की। ठीक है। और वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श, आदर्श है। देखो इसमें वायुयान उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट परत है भाई समताप मंडल के बाद है भाई मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 60 किलोमीटर की है। और पछलिया की याद रखो, 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक किसकी थी? 0 से लेकर 18 किलोमीटर सौर मंडल की थी। और उसके बाद समताप मंडल की कितनी थी? समताप मंडल की 18 से लेकर 50 थी और इसकी 50 से लेकर 60 है। और यहाँ पे क्या होता है भाई? इस परत में उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। उल्का पिंड इस परत में आने पर क्या हो जाती है? जल जाते हैं। और मध्य मंडल देखो सबसे बीच में और सबसे ठंडी परत है यार। मध्य मंडल क्या है? सबसे ठंडी परत है। मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है। आयन मंडल, आयन मंडल, आयन में क्या होता है भाई? ये रेडियो तरंगे इस परत में होते हैं भाई। जो रेडियो अपना जो ट्रांसमिशन होता है, मतलब जो हम फोन फान करें हैं, जो उसकी में तरंगे जाव है वह इस समय तो जावा है। और संचार उपग्रह इसी मंडल में है। संचार उपग्रह भी इसी मंडल में है। और इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर की होती है। 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक की इसकी होती है। आगे याद करेंगे बरहीमंडल। बरहीमंडल में देखो भाई, बरहीमंडल में क्या होता है? 640 तक ऊपर, 640 तक ऊपर होगी भैया। और हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन इसमें ही होती हैं। हीलियम और हाइड्रोजन गैस हमें यही मिलती हैं। ठीक है। और ये साथ ही पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक कौन सी परत है भाई? बरहीमंडल सबसे आवश्यक है। और ऊपर की ओर जाने पर यह तेजी के साथ घटता जाता है। ऊपर के जुकर भी ऊपर जाओगे ना तब बड़ी मंडलों का नू घटता चला जाएगा। ठीक है, आई समझ में? ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पूरी वायुमंडल की जो परतें हमने पांचों की पांचों देख लिए। कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उड़ा देना। ठीक है।
तो भाई आप इनका टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे दे रखे हैं भाई लुसेंट की बुक में। और वह लुसेंट की बुक का पेज मैंने आपके सामने खोल दिया है। और अब इसको बताएंगे भाई राष्ट्रीय उद्यान। राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को जो पारिस्थितिकी जीव जंतुओं वनस्पतियों भू आकृति एवं जलीय महत्व का हो तथा जिसे संरक्षित किया जाना नितांत आवश्यक हो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों का संरक्षण करना है। और उन्हें क्या है उनकी जिंदगी को क्या बनाना बेहतर। बेहतर से याद आ जाएगा 72 1972 में के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है भाई। यह क्षेत्र मानवीय हस्तक्षेप संरक्षित होने के कारण पूर्णतः अपरिवर्तित होता है। कौन सी सरकार, पहले ये देखो, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार। राज्य सरकार की बात हो रही है। आगे देखेंगे कि जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड के नैनी जिले में है, 1936 में भाई यो क्वेश्चन ना हरियाणा पुलिस के पेपर में आया था। यो क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के पेपर में आया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना। और इसका पहले इसका नाम एली नाम था। क्या नाम था? एली नेशनल पार्क नाम था। आगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एमिस भाई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है एमिस में, जो कि लद्दाख केंद्र शासित के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है। और यो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत में सबसे बहुत ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी है। और इसका क्षेत्र 4400 वर्ग किलोमीटर है। और अब वही बात करते हैं भारत के छोटे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान है भाई साउथ बटन। और यह साउथ बटन अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। आगे चलेंगे गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है और भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का कच्छ मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो पेपर में कति छपका आ जाएंगे अगर इन टॉपिक था आया था। ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? किबू लामजाओ नेशनल पार्क है। कौन सा है? किबू लामजाओ नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य के इम्फाल व विष्णुपुर जिले में है। ठीक है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल है। ठीक है। इसे 1972 में तय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। इसके 5 साल बाद 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। इस पार्क का प्रमुख जीव कौन सा है? संकटग्रस्त संघाई। संकटग्रस्त संघाई कौन सा जीव भाई? इसका संकटग्रस्त संघाई मणिपुरी हिरण कहते हैं। संकटग्रस्त संघाई जिसे मणिपुरी हिरण कहते हैं। आगे चलेंगे रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का आदर्श स्थल भी घोषित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय महत्व का आदर्श स्थल मतलब वेटलैंड है। अगर रामसर साइट्स के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। आगे देखेंगे डाचीगाम सेंचुरी, ये कश्मीर में है और ये अंगुलमर्ग महामार्ग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? स्टैग पाया जाता है। जिम कॉर्बेट पार्क किस नदी पर है? कौन सी नदी बहती है जिम कॉर्बेट पार्क पर? जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड के नैनी में है, जो 1936 में बनाया गया था और जिसका नाम एली नेशनल पार्क था। यो रामगंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर? रामगंगा नदी पर। भारतीय पक्षी विज्ञानी प्रकृतिवादी जो भारतीय पक्षी विज्ञानी है, देखो सलीम अली इसके ऊपर मूवी बन रही है और इस मूवी में किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है। को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। और सलीम अली पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कितने हैं? 12। और 12 के 12 अपना पढ़ाऊंगा कभी 12 के 12। बस एक बार चैनल सब्सक्राइब ठोक दो। आगे आवे अपना गिरवन की तक गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिरते गए थे गुजरात गई थे गिरवन।
आगे जल्दापारा और काजीरंगा। जल्दापारा की तब पश्चिम बंगाल में है, जल्दापारा की तब पश्चिम बंगाल में है, जल्दापारा पश्चिम बंगाल में है, काजीरंगा असम में है। और ये दोनों के दोनों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। लड़ले एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो सैटेलाइट फोन से लैस है, सैटेलाइट फोन से लैस है। भारत का पहला नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से लैस है। बहुत अच्छे, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा, और ये लखीमपुर खेड़ी में है, जो कि 1968 में है। वही आजकल के बड़का का दूध कति अट जा है, कति दूध अट जा है, तो दूध तो ऐसे याद रख सकते 1968 में। और ये वन्य जीव अभ्यारण्य तो 1977 में, 1977 में क्या किया है, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया है। राष्ट्रीय उद्यान, पहला वन्य जीव अभ्यारण्य 1968 में बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान 1977 में। ठीक है, जो ये पॉइंट ने सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही बकवास में नहीं करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ, अगर पढ़ के चले जाते हो तो आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। आगे है भीतरी कनिका नेशनल पार्क उड़ीसा। उड़े बैठे हैं, उड़े उड़े किसी बैठे है भाई, वही भीतर बैठे हैं, किधर बैठे भीतर, इस प्रकार याद कर लो। तो भीतरी कनिका उड़ीसा, यहाँ मैग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। भीतरी कनिका में कौन से वन पाए जाते हैं, मैग्रोव वन, मैग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ कछुए के 4 प्रजातियां, भाई कछुए की 4 प्रजातियां भीतरी कनिका में याद रखो। ओलिव रिडेल कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सविल कछुआ और लेदरबैक कछुआ पाया जाता है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडेल कछुआ प्रजनन केंद्र स्थल है। ओलिव रिडेल सबसे बड़े कछुआ है, ओलिव रिडेल कछुए का प्रजनन केंद्र स्थित है। कौन कौन से कछुए, ओलिव रिडेल कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सविल कछुआ और लेदरबैक कछुआ पाया जाता है। आगे देखो, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव गान्ना नेशनल पार्क, कौन सा, केवलादेव गान्ना नेशनल पार्क है। केवलादेव, केवलादेव गान्ना नेशनल पार्क पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव नेशनल गाला पार्क को। यहाँ साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास होते हैं, मतलब यहाँ साइबेरियन सारस आते हैं। यहाँ से 2 नदियाँ बाणगंगा, कौन सी नदी, बाणगंगा और गंभीरी प्रभावित होती हैं। तो राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। उड़े तो 2 नदी बाणगंगा, बताइए भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी नदी बहती है, वहां से बहती है रामगंगा, और केवलादेव से बाणगंगा और गंभीरी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। 2023 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 106। 2023 तक कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 106। और वर्तमान में कितने हो रहे हैं, वर्तमान में 8 हो रहे हैं। जो यह किताब है अड़े, वर्तमान में 108 हो रहे, तो 108 कर लियो, इसने काट दियो भाई। ठीक है, वर्तमान की बात कर रही है, 108 हो रहे हैं। आई बात समझ में, भारत के 106 राष्ट्रीय उद्यान, और वर्तमान में तो 8 हो रहे हैं। ये थोड़ा पुराना डाटा है, इन्हें अपडेट कर लो। ठीक है, ये एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला किसके देखेंगे, सबसे पहला आप मध्य प्रदेश की याद करेंगे। मध्य प्रदेश के 12 के 12 दे रहे मध्य प्रदेश। यार देखो, सिर्फ सिर्फ इतने पे फोकस करना है सारे भाइयों ने। ठीक है, जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो सभी के सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा दो। ठीक है, चैनल को सारे के सारे क्या कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। बेहतरीन तरीके से आपके लिए कंटेंट को तैयार किया गया है, मज़ा आ जाएगा भी आपको। देखो भाई, सारे के सारे 12 के 12 याद करेंगे। 12 के 12 लूसेंट आपने कभी खुद ठाकर देखी होता है, बड़ी बोरिंग लगी हो, पर ईव लूसेंट पूरी के जो हरेक के जो कंसेप्ट है वह सभी के सभी आपको याद करा देंगे। ये इन पे फोकस करना है, सनों को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि सन सभी के याद नहीं करे। जो पहले मैंने सन याद करवा दिए हैं, सिर्फ उतने ही याद करने हैं। ठीक है, आप देखोगे, देखो सबसे पहले याद रखो भाई कान्हा। कान्हा क्या याद रखोगे भाई, कान्हा। कान्हा, कान्हा क्या कहता, कान्हा को क्या, कान्हा को क्या कहते थे, माधव। कान्हा को क्या कहते थे, माधव। और माधव से याद आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, कान्हा से भी मध्य प्रदेश आ जाएगा। बांधवगढ़, बांधो, बांधो इसना बांधो, किच बांधो ने बीच में बांधो, मध्य का अर्थ होया कर बीच में, तने बांधो बीच में। ठीक है,
फॉसिल जीवाश्म ये याद करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। देखो भाई ये भी ट्रिक तो याद हो जाएगा, क्यों कर याद हो जाएगा, फॉसिल भाई जो फॉसिल होया कर, जो जीवाश्म पाया करे वह धरती के मध्य में पाया करे, जो फॉसिल होया करे वह कित पाया करे, धरती के मध्य में पाया करे। पेंच, ठीक है, पेंच, पेंच वन विहार है। और पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश में एक जगह है, ठीक है। अरे सतपुड़ा, सतपुड़ा की वो देखी होगी ना मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा। ओंकेश्वर है, ओंकेश्वर भी मध्य प्रदेश में है। डायनासोर, डायनासोर के जीवाश्म कित पाया गया, मध्य में पाया जाएगा। कूनो, कूनो भी मध्य प्रदेश में है, कूनो भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ भी, माधव भी मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में। फॉसिल जीवाश्म भी मध्य प्रदेश में, पेंच भी मध्य प्रदेश में। वन विहार, वन विहार, तुम वन में के विहार, जब तुम वन में जाते हो ना, बीच बीच में पिकनिक बनाने अपनी महबूबा के साथ बीच में बिछा देते हो एक चटाई और बैठ जाते हो, ठीक है। अब है पन्ना, ठीक है, पन्ने के मध्य में लग दे, इस पन्ने के मध्य में पन्ना जगह भी है, संजय मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में। ओंकेश्वर है, ओंकेश्वर भी मध्य प्रदेश में। डायनासोर जीवाश्म भी मध्य प्रदेश में। और कूनो भी किता मध्य प्रदेश में। और सारे के सारे मध्य प्रदेश के 12 के 12 अपने याद हो जाएंगे। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे महाराष्ट्र के देखेंगे। इब किसके देखेंगे, महाराष्ट्र के। इब देखेंगे भाई महाराष्ट्र के, याद करेंगे रे महाराष्ट्र के सारे। देखो तड़ोवा, तड़ोवा महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है भाई, तड़ोवा, तड़ोवा महाराष्ट्र में। तनसा, तनसा, ठीक है, तनसा, ठीक है, तनसा, तनसा भी की भाई महाराष्ट्र में है। और पेंच, पेंच की महाराष्ट्र में, ठीक है। और पेंच कदे हमने ऊपर भी पढ़ा हो, ऊपर भी पढ़ा था कि, देखो पेंच, पेंच मध्य प्रदेश में भी है और पेंच महाराष्ट्र में भी है। अगर ऑप्शन में आओगे तो कितना आओगे तुम, दोनों होता है, दोनों पला दियो। और अगर एक दे रखा होता है मध्य प्रदेश ने, आप हम कह दोगे प्राथमिकता दोगे। नवे गांव, नवे गांव भी मध्य प्रदेश में जगह है भाई। संजय गांधी, ऊपर संजय था, ऊपर खाली संजय था, ऊपर खाली संजय था जो कि मध्य प्रदेश में था। और संजय गांधी पूछ लिया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। गुग्गामल, ठीक है, गुग्गामल कित का भाई, गुग्गामल भी महाराष्ट्र का, महारा गुग्गा, महारा गुग्गा, ठीक है। चंदौली, चंदौली की तो महाराष्ट्र में, ठीक है, ठीक है। चंदौली क्या है, चंदौली के थे महाराष्ट्र में, ठीक है। तड़ोवा महाराष्ट्र में, तनसा भी महाराष्ट्र में, पेंच भी महाराष्ट्र में, नवेगांव भी महाराष्ट्र में, संजय गांधी भी महाराष्ट्र में, गुगामल भी महाराष्ट्र में, चंदौली भी महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे चलते भाई, उसके बाद भाई कर्नाटक के देखेंगे, ठीक है। कर्नाटक के किसके देखेंगे भाई, कर्नाटक के देखेंगे। कर्नाटक के बनेरघाटा, ठीक है, ठीक है, बनेरघाटा, ठीक है। नाटक, अगर तुम नाटक देख लो ना, कोई घाटा नहीं है, कोई घाटा नहीं है भाई, नाटक देखो तुम, कोई घाटा नहीं है, ठीक है। कौन सा नाटक देखो, बांदीवाड़ा, बांदीवाड़ा नाटक देखो, बांदीवाड़ा नाटक देखो। द्रेमुख, ठीक है, द्रेमुख कर्नाटक में है, क्या है, द्रेमुख की था भाई, द्रेमुख, द्रेमुख, अरे ये कैसा पहना गया, ठीक है। द्रेमुख की था भाई कर्नाटक में है, द्रेमुख की तो भाई कर्नाटक में है। अंसी, अंसी, ठीक है, अंसी की तो नाटक में है, अंसी कर्नाटक में है, अंसी की तो कर्नाटक में है, ठीक है। द्रेमुख कर्नाटक, द्रेमुख भी कर्नाटक, अंसी भी कर्नाटक है। आगे चलेंगे नागरहोल, नागरहोल की तो, नागरहोल भी कर्नाटक में है, नागरहोल जगह का नाम है। अब इसका नाम राजीव गांधी कर दिया गया है। खाली पूछ ले तो संजय नेशनल पार्क की है तो एमपी में लगाओगे, संजय गांधी लगा दिया तो महाराष्ट्र में लगाओगे, कित लगाओ महाराष्ट्र में। और राजीव गांधी पूछ रहे तो कर्नाटक में लगाओगे, ठीक है भाई। पंजाब में एक का है, पंजाब में एक है, के नाम उसका हरीके वेटलैंड। पंजाब में सिर्फ एक है, हरीके वेटलैंड। एराविकुलम केरल में, याद आ जाएगा। पेरियार, पेरियार झील भी है भाई, वह भी केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है। साइलेंट वैली ना सब तय वह है, सब तगड़ी जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता साइलेंट वैली में पाई जाती है। पम्बदुम शोला, पम्बदुम शोला की तब केरल में, पम्बदुल शोला की तक केरल में। आगे है मथी केतन शोला, मथी केतन शोला की तब, मथी केतन शोला जित भी शोला जा ना, जित भी शोला जा वो केरल में है, ठीक है। आगे है गुइंडी, तू मिल भाई, तू मिल लेना है, घना गुंडा बन रहा है के, तू मिल लेके घना गुंडा बन रहा है, तू मिलने के बाद घना गुंडा बन रहा है। अगर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भाई तुमने देखी होगी भाई, तमिलनाडु कहना है तो मन्नार की खाड़ी, तुम मैप में देखोगे तमिलनाडु कहना है, मन्नार की खाड़ी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी तमिलनाडु, ठीक है, जिसे अन्नामलाई कहते हैं, अन्नामलाई पूछा जा सकता है, ठीक है। आजा तू मिल ले, आजा तेरे को क्या खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, तेरे को क्या खिलाएंगे, मलाई। और अन्नामलाई का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी। अन्नामलाई और मुद्दू मिलाई दोनों तमिलनाडु में है, ठीक है। अरे तू मिलना में थी इतने में मुकरगी, तू मिलना में थी इतने में मुकरगी, ठीक है भाई। आगे चलेंगे जिम कॉर्बेट, जिसका पूरा नाम एली नेशनल पार्क 1936 में ये बनाया था भाई,
ठीक है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में, तुम्हें पता होगा। राजा जी, उत्तर के राजा जी, ठीक है। आगे गंगोत्री, गंगोत्री भी गंगोत्री भी उत्तराखंड में, क्योंकि जहाँ से गंगा निकलती है। गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार कित है? उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार कित है भाई? उत्तराखंड में है, ठीक है। गोविंद पशु विहार की था भाई, उत्तराखंड में है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। सिंगालीला, सिंगालीला भी पश्चिम बंगाल में है। अरे सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान की था, पश्चिम बंगाल में है। न्योरी वैली पश्चिम बंगाल में, न्योरी, ठीक है। न्योर, न्योर मतलब न्योर, देखो न्यारा ही बंगला है यार, थारा तो कसूता बंगला बना रहे, क्या है? न्यारा ही बंगला है, ठीक है। बक्सा, बक्सा पश्चिम बंगाल भाई, बंगले में बक्से तो होते ही हो गए भाई, घर में, थारे घर में भी बहुत बक्से पाओगे, ठीक है। आगे है गोरुमारा और जल्दापारा। जल्दापारा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं काजीरंगा भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा, काजीरंगा की है असम में है। और यो सैटेलाइट लेस भारत का पहला नेशनल पार्क है। रणथंभौर, तुम्हारा नाम तो मेरा लाग जाएगा। रणथंभौर की तबाही राजस्थान में, रणथंभौर नेशनल पार्क की तबाही राजस्थान में। आगे देखो, केवलादेव पक्षियों का स्वर्ग राजस्थान के भरतपुर जिले में। सरिस्का भी राजस्थान में। थार भी, थार मरुस्थल राजस्थान में है। मुकुंदरा, एक तो मुकरती है, मुकर की तू मिलनता है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है, ठीक है। बाला पकरम, बाला पकरम, बाला पकरम मेघालय में है। बाला पकरम मेघालय, ठीक है। बाला पकरम, देखो मेघ आते हैं, मेघ आवेंगे तो बाढ़ तो चलेगी। बाढ़ तो क्या चलेगी? बाढ़ तो पक्की चलेगी, बाढ़ तो पक्की चलेगी। नोक रेक, नोक रेक मेघालय में है। नोक रेक भी मेघालय में है, ठीक है। क्योंकि नोंग करेम मेघालय का डांस है, तो नोक रेक ऐसे याद आ जाएगा, ठीक है। काजीरंगा असम में है। मानस, मानस भी असम में है। नमेरी असम में है, ठीक है। नमेरी असम में है, नमेरी असम में है। ओरंग असम, ओरंग असम, ओरंग असम। नमेरी असम, ओरंग असम। डिब्रू सैखवा असम, डिब्रूगढ़ भी तो असम में है। दही पटकाई असम, अरे वाह कितनी औसम दही पटकाई है तो, ठीक है। अगर रायमोना, ठीक है, असम, रायमोना असम, रायमोना असम, ठीक है। रायमोना असम। क्लाउड लेपर्ड त्रिपुरा, त्रिपुरा में एक है, नाम याद रखना, क्लाउड लेपर्ड। क्लाउड लेपर्ड की तो त्रिपुरा में, क्लाउड लेपर्ड की तो त्रिपुरा में। श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में, वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी भी आंध्र प्रदेश में। और राजीव गांधी कहाँ पढ़ा था बताइए? राजीव गांधी आपने कहाँ पढ़ा था? देखो राजीव गांधी, राजीव गांधी कर्नाटक में, जिसे नागरहोल का दूसरा नाम है राजीव गांधी, ठीक है। पापीकोंड, पापीकोंड आंध्र प्रदेश में। बेतला झारखंड, बेतला झारखंड, बेतला झारखंड। पापीकोंड आंध्र प्रदेश, बेतला झारखंड। गिर गुजरात में। ब्लैक बक भी गुजरात में, ब्लैक बक गुजरात में। वंसदा गुजरात। मरीन समुद्री देव जो कच्छ गुजरात में है। नाम दफा, अरुणा का तो वैसे ही नाम दफा है, नाम दफा अरुणा। मेलिंग, अरुणा का नाम कितने दफा है? कति उन्हें सब कुछ काम मेला कर दिया, अरुणा ने बेइज्जती करा दी। सुल्तानपुर हरियाणा में। सिमलीपाल उड़ीसा। भित्री कनिका उड़ीसा, कित बैठे हैं? उड़े बैठे हैं। केबुलाम जाओ मणिपुर। सिरोही मणिपुर। केबुलाम जाओ के साथ से सिरोही भी याद रखना। मणिपुर में कौन कौन से हैं? दो हैं, एक तो केबुलाम जाओ और सिरोही है। महात्मा गांधी अंडमान निकोबार में। साउथ बटन भी अंडमान निकोबार में। माउंट हैरी बट भी अंडमान निकोबार में। नॉर्थ बटन भी अंडमान निकोबार में। मिडल बटन अंडमान निकोबार में। सैंडल पीक, एक ये सैंडल पीक एक ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में। कैंप बेल, कैंप बेल भी अंडमान निकोबार में, ठीक है। गलात्या, ठीक है। गलात्या, 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 गलात्या क्या है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। गलात्या। रानी झांसी समुद्री, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में, ठीक है। अगर नरंकी, नरंकी न तो नरंकी न तो नागालैंड, न नरंकी नागालैंड, ऐसे याद हो जाएगा। मोलेम, मोलेम की तो गोवा में है। मुरलेन मिजोरम में, ठीक है। मुरले मिजोरम, मुरले मिजोरम। फांगपुई ब्लू माउंटेन मिजोरम में। फंगपुई, फंगपुई मिजोरम में। मुरलेन मिजोरम में। कंचनजंगा सिक्किम में। वाल्मीकि बिहार में, बिहार में एक है वाल्मीकि, ठीक है। महावीर हरीना, जहाँ पे हरीना लिखा मिल जाए, हरीना लिखा मिल जाए, वनस्थली, हरीना वनस्थली हो तो वह तेलंगाना के हैं। दाची गांव की का है भाई? जम्मू कश्मीर का है। किश्तवाड़ भी जम्मू कश्मीर का। सलीम अली भी पढ़ के है। किश्तवाड़ भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। हेमिस किसका? लद्दाख का सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा है। आगे देखेंगे ग्रेट हिमालयन, हिमाचल प्रदेश में। हिमालय तो हिमाचल प्रदेश में।
पिन वैली। हिमा अपने सिर पर क्या पहनती है? पिन पहनती है। ठीक है, हिमा थोड़ी संभल संभल के चलते, सिंबलवार हिमाचल प्रदेश में, खीर गंगा। हिमा क्या लाई है आपके लिए? खीर लाई है। दुधवा की उत्तर प्रदेश में, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास की तय गुरु घासीदास की तो भाई छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास की तो भाई छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती पीछे पड़ा था, घासीदास छत्तीसगढ़ में था, इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में, कांगेर घाटी भी छत्तीसगढ़ में था। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता क्या है? भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई है। 70 साल बाद वापसी हुई है। नामीबिया में से 8 चीते लाए थे, जिसमें 5 मादा थी, 3 नर थे। कौन से देश से लाए थे? नामीबिया। ठीक है, विमान के जरिए लाया गया था। इन चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, कूनो की था भाई मध्य प्रदेश में, भाई मध्य प्रदेश में कूनो है। चीता 1947 में भारत से गायब ही हो गए थे। ठीक है, जो जो कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत में अंतिम 3 एशियाई चीतों को गोली मार दी थी। किसने मार दी थी? महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने। ठीक है, अंतिम 3 देश के चीतों को गोली मार दी थी। 1952 में भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चीता को वापस लाने के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया जहां बिग कैट प्रजाति के 5 सदस्य बाघ, शेर, तेंदुआ, तेंदुआ और चीता मौजूद होंगे। चीता का वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है भाई। चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुपेटस है। एसिनोनिक्स जुपेटस, एसिनोनिक्स जुपेटस। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया है, यही इसलिए नामीबिया देश से लाए थे। गिर राष्ट्रीय उद्यान बहने वाली हिरन नदी। गिर में कौन सी है? हिरन नदी पर बना कमलेश्वर बांध पार्क वन्य जीवों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, कमलेश्वर बांध पार्क वन्य जीवों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है भाई। एवं हमने राष्ट्रीय उद्यान देखे, एवं वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे, एवं के देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। इसमें किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण किया जाता है, अर्थात विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? जो वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें विशिष्ट प्रजाति होती है, विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य अभ्यारण्य को घोषित राज्य सरकार द्वारा की जाती है किसी ऐसे क्षेत्र को जहां पर्याप्त जैविकीय, भू आकृतिक, जीव जंतु तथा वनस्पतियों आदि की बहुलता हो। राज्य सरकार वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर सकती है वहां पे। ठीक है, किसी वन्य भूमि को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने के लिए वन्य जीव बोर्ड, कौन सा? वन्य जीव बोर्ड की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। यदि उसमें कोई जलीय पारितंत्र भी शामिल हो तो भारतीय जलीय जीव बोर्ड की भी अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, मार्च 2023 तक भारत में 566 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में अंडमान निकोबार में है भाई। ठीक है, और राज्यों में सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, और उन केंद्र शासित प्रदेशों में देखा तो देखा तो अंडमान निकोबार में। भारत में के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कच्छ डेजर्ट है भाई। कच्छ डेजर्ट गुजरात का सबसे छोटा पिट्टी व गुज आइलैंड लक्षद्वीप में है। ठीक है, गुजरात का क्या कह दिया मैंने, मतलब भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तो कच्छ डेजर्ट है, और सबसे छोटा पूछ ले तो वो लक्षद्वीप का पिट्टी गुज आइलैंड है। सबसे छोटा पिट्टी गुज आइलैंड है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1978 में घड़ियाल संरक्षण हेतु बनाया था। जब आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहां पे एक चंबल की घाटी है भाई, चंबल की घाटी। तो वो पूरे चंबल क्षेत्र को 1978 में क्या कर दिया था? घड़ियाल संरक्षण केंद्र बना दिया था। मणिपुर थामिन परियोजना क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मणिपुर थामिन परियोजना, थामिन एक प्रकार का हिरण है भाई। थामिन एक प्रकार का क्या है भाई? हिरण है, जो मणिपुर की लोकटक झील के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, 1977 में इसकी कुल जनसंख्या मात्र 18 रह गई थी भाई। जो थामिन हिरण थी ना भाई, 1978 में इसकी संख्या कतई 18 रह गई थी। इसी कारण इस प्रजाति के संरक्षण व संवर्धन हेतु 1977 में मणिपुर में थामिन परियोजना शुरू करी गई थी। क्या करी गई थी? मणिपुर में थामिन
कस्तूरी केवल नर मर्ग में ही पाई जाती है। जो कस्तूरी होया करे ना, जिस तक खुशबू आया करे, वह केवल नर मर्ग में ही पाई जाए। तो जो थामिल परियोजना समझ गए होंगे 1977 में आई थी। और 1978 में चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य को घड़ियाल संरक्षण केंद्र घोषित कर दिया था। बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहल गांव के मध्य, भाई बिहार का जिला भागलपुर और उसमें सुल्तानगंज एक नामक एक गांव है, उसमें विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। गंगा नदी डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है भाई। जो गंगा डॉल्फिन है ना, वह देख नहीं सकती, वह दृष्टिहीन होती है। गंगा डॉल्फिन क्या होती है भाई? दृष्टिहीन होती है जो प्राश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्ग करके शिकार करती है। यह केवल मीठे व ताजे पानी में रहती है। गंगा डॉल्फिन मीठे एवं ताजे पानी में रहेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, जो आपको याद रखना है। क्या नोट है ये? 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था गंगा गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है। और आगे देखो भाई, केंद्र सरकार ने 2013 में 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है। 2013 में जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया, नॉन ह्यूमन पर्सन का। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना है। इससे पूर्व कोस्टारिका, हंगरी, चिली डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन, कोस्टारिका भी, हंगरी भी और चिली, कोस्टारिका, हंगरी, चिली के बाद चौथा देश बना है जिसने गंगा को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया है। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। पासीघाट की तरह अरुणाचल प्रदेश में लाली वन्य जीव अभ्यारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यह यहाँ का पानंग नृत्य प्रसिद्ध है। यहाँ का अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य भाई? पानंग नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है भाई? पानंग नृत्य प्रसिद्ध है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सब भारत में सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। भारत के प्रमुख वन्य अभ्यारण्य ये अपने क्या सिर्फ 28 है? नहीं भाई, 28 नहीं है, बहुत सारे हैं। एक बार ही नहीं याद करो, और भी मेरे पास इनकी लिस्ट है, उनको भी याद कराऊंगा। मतलब मैं देना चाहता हूँ बिल्कुल पूरा ऐसा कवरेज देना चाहता हूँ कि ईवीएस कहाँ से भी पूछ ले, आप उड़ा दो, बस ईवीएस को उड़ा दो। ठीक है। सबसे पहला भाई पलामू। पलामू कहाँ पे है भाई? झारखंड में है। याद रखना, पलामू कहाँ पे है भाई? झारखंड में है भाई। पलामू झारखंड में है। दालमा भी झारखंड में है। पलामू झारखंड में, दालमा भी झारखंड में है। हजारीबाग झारखंड में। ठीक है। कौन कौन सी हैं देखो, ये देखो, याद करो। झारखंड के भाई पलामू झारखंड में है। दालमा भी झारखंड में है। हजारीबाग भी झारखंड में। पलामू झारखंड, दालमा झारखंड, हजारीबाग भी झारखंड में है। शाबाश भाई। आगे चलेंगे। बिहार में कौन सा भाई? कैमूर कहाँ पे है भाई? बिहार में। कैमूर बिहार में। नल सरोवर गुजरात में। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चंद्रप्रभा कित है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में भाई। ठीक है। आगे चलेंगे। भद्रा की तो कर्नाटक है। भद्दा नाटक कर रही हो यार, भद्दा नाटक क्या है? भद्दा नाटक। सोमेश्वर भी कर्नाटक में। तुंगभद्रा कर्नाटक में। सोमेश्वर कर्नाटक में। तुंगभद्रा कर्नाटक में। सोमेश्वर भी की तो भाई, सोमेश्वर भी अपना भाई कर्नाटक में है। आई बात समझ में? ठीक है। आगे देखेंगे पाखाल। ठीक है। पाखाल। ठीक है। ठीक है। पागल को लो पागल। पागल क्या है भाई? तेल लगा के गाना गा रहा है। पागल क्या है भाई? तेल लगा के गाना गा रहा है। कावला भाई, काले आदमी होते हैं ना, काला तेल लगाते हैं। गाना की तरह राजस्थान में है भाई। रणथंभौर की तरह राजस्थान में है भाई। कुंभलगढ़ की तरह राजस्थान में है। ठीक है। ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे सारे के सारे। तनसा महाराष्ट्र में पड़ा था। तनसा महाराष्ट्र में। अबहोर क्या है? अबहोर पंजाब में। ठीक है। पंजाब में अबहोर। चिल्का उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में। वेदांतगल तमिलनाडु में। ठीक है।
तू मिल ना, तू मिल ना, तुम्हें क्या है तुम्हारे दांत तोड़ूंगा। तू मिले के बार क्या तू घना गुंडा बना, गुंडी पड़ा था, तू मिल तू बड़ी गुंडी बन रहा है, फिर तू मिल तने अन्ना मलाई और मुद्दू मिलाई खा मलाई खिलाऊंगा। ठीक है, ऐसे याद किया था। इंदिरा गांधी की तो तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी तमिलनाडु। इंदिरा गांधी का क्या नाम था? अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, अन्ना अन्ना मलाई नाम था। याद आया? अन्ना मलाई नाम था। ठीक है, मुद्दू मलाई, यहाँ पे मुद्दू मलाई आ गया। ठीक है, डाम्फा, डाम्फा मिजोरम का एक नृत्य भी है और डाम्फा बिहार में। पेरियार की था भाई केरल में भाई। पराम्बी कोलम्बी केरल में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। पंखुई अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल, अरुणाचल जल्दी मेरे लिए क्या लेगा? पंखा। क्या लेगा? पंखा। अगर सुल्तानपुर हरियाणा में और नोंगर वाइलेम मेघालय में। नोंग करेम मेघालय का नृत्य है, नोंगर वाइलेम याद रखना मेघालय में है। ठीक है, अब आ गए कुछ विशिष्ट जीवों से संबंधित अभ्यारण्य भी देख लेते हैं। कुछ विशिष्ट जीव, ये पहले पढ़ रखे हैं आपने सारे, बस एक बार देखने हैं उनमें कौन सा जीव प्रमुख है ये देखना है। ठीक है, ये सारे के सारे आपने पढ़ रखे हैं। जैसे कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। कच्छ का रण किधर? गुजरात में। काजीरंगा असम में है, थोड़ा एक सींग वाला गड्ढा। जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में, एक सींग वाला गेंडा। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, अंगुल कश्मीरी स्टेग। गिर गुजरात में, एशियाई शेर। वन विहार मध्य प्रदेश में सफेद बाघ पाया जाता है। वन विहार में सफेद बाघ। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क में ऊंट पाया जाता है, बेरा है। केवला देव की तो राजस्थान में है, साइबेरियन क्रेन पाई जाती है उड़े। ठीक है, आगे चलेंगे। शिकारी देवी अभ्यारण्य, शिकारी देवी की तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कस्तूरी मृग। और बद्रानाथ में, बद्रानाथ अभ्यारण्य में भी कस्तूरी मृग पाया जाता है। बद्रानाथ अभ्यारण्य में भी क्या पाया जाता है? बद्रानाथ अभ्यारण्य में भी अपना कस्तूरी मृग पाया जाता है। बद्रानाथ अभ्यारण्य में भी अपना कस्तूरी मृग। अरे बद्रानाथ की तो बद्रीनाथ, सॉरी बद्रीनाथ की तो उत्तराखंड में है और शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में कस्तूरी मृग पाया जाता है। कस्तूरी मृग कौन कौन से में पाए जाते हैं भाई? कस्तूरी मृग पाए जाते हैं शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। आई बात समझ में? तो एक बार ये वन्य जीव अभ्यारण्य और भी वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं।